दोस्तों नमस्कार। प्रधान हिंदुस्तानी में आपका स्वागत है। मैं दुर्गा प्रसाद। आज की कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर की। कहानी जितना इंटरेस्टेड है उतना ही दर्दनाक, इसलिए इस कहानी को पूरा सुने जरूर। लीला की हत्या करके हत्यारों ने सारे सबूत मिटा दिए, इसलिए कि पुलिस उन तक पहुंच ना पाए। और सचमुच पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाई। फिर 3 साल बाद एडिशनल एसपी दिलीप सोनी के हाथ ऐसा सबूत लग गया कि उन्होंने लीला के हत्यारों को खोज निकाला। हवा के साथ आने वाली दुर्गंध ने हाईवे पर बने जसपाल ढाबा के कर्मचारियों और ग्राहकों को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। तो ढाबे के नौकर यह पता करने को मजबूर हो गए कि आखिर यह दुर्गंध आ कहां से रही है, क्योंकि वह दुर्गंध किसी लाश के सड़ने जैसी थी। ढाबे के नौकर दुर्गंध के बारे में पता करने उस ओर गए जिस ओर से दुर्गंध आ रही थी। तो ढाबे से थोड़ी दूरी पर कच्ची सड़क के किनारे एक टीवी का कार्टन रखा दिखाई दिया। नजदीक जाने पर पता चला कि दुर्गंध उसी से आ रही थी। इसका मतलब उसी में लाश रखकर कोई फेंक गया था। ढाबे के नौकरों ने यह बात मालिक को बताई, तो उन्होंने इस बात की सूचना क्षेत्रीय थाना खजराना पुलिस को दे दी। कार्टन में रखी लाश की सूचना मिलते ही तत्कालीन थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंच गए। कार्टन खुलवाया तो डबल बेड की चादर में एक लड़की की लाश लिपटी हुई थी। लाश बाहर निकाली गई तो लाश सड़ चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा सुरक्षित था, जो पहचाना जा सकता था। थाना प्रभारी ने लाश मिलने की जानकारी अधिकारियों को देकर फॉरेंसिक जांच के लिए डॉक्टर सुधीर शर्मा को बुला लिया। मृतका की उम्र करीब 24-25 साल के आसपास की रही होगी। वह सलवार कुर्ता पहने थी। लाश डबल बेड की चादर में लपेटकर कार्टन में रखकर वहां फेंकी गई थी। वह एकांत इलाका था। दूर दूर इक्का दुक्का मकान बने थे। स्थितियों को देखकर लग रहा था कि लाश बाहर से लाकर फेंकी गई थी। वहां लाश की शिनाख्त होने का कोई चांस नहीं था, इसलिए पुलिस ने लाश के फोटो कराकर उसके कपड़े, कार्टन और चादर जब्त करके घटना की अन्य कार्यवाही निपटाई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवा दिया। यह 27 जून 2011 की बात थी। चूंकि लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी थी, इसलिए उसकी शिनाख्त के लिए पुलिस ने पहले तो यह पता किया कि इंदौर या आसपास के जिलों के किसी थाने में किसी लड़की की गुमशुदगी तो नहीं दर्ज है। जब पता चला कि इंदौर या आसपास के जिलों के किसी थाने में इस तरह की महिला की कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं है, तो पुलिस ने उसके फोटो अखबार में छपवाए। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद लाश मिल गई, तो पुलिस ने शिनाख्त होने तक उसे सुरक्षित रखवा दिया। लाश की शिनाख्त जरूरी थी, क्योंकि लाश की शिनाख्त के बिना पुलिस के लिए जांच आगे बढ़ाना नामुमकिन था। काफी जद्दोजहद के बाद जब कहीं से कोई गुमशुदगी की सूचना दर्ज होने की जानकारी नहीं मिली, तो थाना खजराना पुलिस ने लाश के फोटो को अखबारों में छपवाए और बाद में उसके पैम्पलेट छपवाकर सार्वजनिक स्थानों पर लगवा दिए कि शायद कोई आने जाने वाला उसे पहचान ले। लेकिन पुलिस की यह युक्ति भी काम नहीं आई। जब ना लाश की शिनाख्त हुई और ना ही कोई उसे लेने आया, तो थाना खजराना पुलिस ने लावारिस के रूप में उसका अंतिम संस्कार करा दिया। अब तक पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल चुकी थी। रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मौत दम घुटने से हुई थी। इसका मतलब उसे गला दबाकर मारा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हत्या करने के बाद मृतका से दुष्कर्म भी किया गया था। थाना खजराना पुलिस ने मृतका की शिनाख्त कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह शिनाख्त नहीं हो सकी। बिना शिनाख्त के जांच आगे नहीं बढ़ सकती थी। मजबूर होकर खजराना पुलिस ने इस मामले की फाइल बंद कर दी। नवंबर 2014 में सीएसपी के शर्मा जी ऐसे मामलों की फाइलें देख रहे थे।
जिन्हें थाना पुलिस बंद कर चुकी थी। उनकी नजर थाना खजराना के इस मामले की फाइल पर पड़ी तो उन्होंने इसे निकाल लिया। फाइल का अध्ययन करने के बाद उन्होंने कुछ दिशा निर्देशों के साथ इस मामले की फाइल को क्राइम ब्रांच के तेज तर्रार एडिशनल एसपी दिलीप सोनी को सौंप दी। दिलीप सोनी ने फाइल का गहनता से अध्ययन किया। पहले की जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उन्हें जांच आगे बढ़ाने का कोई रास्ता मिलता। उन्होंने जब्त सामान की सूची पढ़ी तो उसमें उन्हें एक ऐसा सामान नजर आ गया जिसकी मदद से वो अपनी जांच को आगे बढ़ा सकते थे। वह सामान कुछ और नहीं, टीबी का वो कार्टन था जिसमें भरकर लाश फेंकी गई थी। थाना खजराना जाकर दिलीप सोनी जी ने वह कार्टन खुलवाया। वह कार्टन संसुई टीबी का था। कार्टन देखकर एडिशनल एसपी दिलीप सोनी के चेहरे पर चमक आ गई, क्योंकि उसकी मदद से वह अपनी जांच को आगे बढ़ा सकते थे। घटना भले ही 3 साल पुरानी हो चुकी थी, लेकिन कार्टन पूरी तरह सुरक्षित था। उन्होंने कार्टन से सीरियल नंबर नोट किया और सीधे इंदौर के एमटीएच कंपाउंड स्थित संसुई के डीलर के यहां जा पहुंचे। कार्टन पर लिखे सीरियल नंबर से उन्हें उस दुकान का पता मिल गया जहां उस सीरियल नंबर का टीबी भेजा गया था। दिलीप सोनी ने दुकान के माध्यम से उस आदमी का पता लगा लिया जिसने उस कार्टन वाला टीबी खरीदा था। दुकानदार से पता चला कि उस टीबी को इंदौर के रोशन नगर के रहने वाले मंसूर के बेटे इमरान ने खरीदा था। दिलीप सोनी ने टीम के साथ इमरान के घर पर छापा मारा तो वो घर पर ही मिल गया। पुलिस टीम ने हिरासत में लेकर क्राइम ब्रांच के ऑफिस लेकर आई। वहां उससे हत्या के बारे में पूछताछ की जाने लगी तो एकदम भोला बनकर उसने कहा, सर, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने किसी की हत्या नहीं की। मेरी किसी से क्या दुश्मनी थी जो मैं किसी की हत्या करूंगा। इसके बाद दिलीप सोनी ने इमरान को वह कार्टन दिखाकर कहा, तुमने 3 साल पहले एक महिला की हत्या की थी और इसी कार्टन में उस महिला की लाश भरकर हाईवे के पास मैदान में फेंकी थी। श्री सोनी की बात से इमरान थोड़ा घबराया जरूर, लेकिन बहुत जल्दी खुद को संभाल कर बोला, साहब, जब मैं उस महिला को ही नहीं जानता तो टीबी के इस डिब्बे में लाश कैसे भरकर फेंकूंगा। सोनी जी ने कहा, तुम उस महिला को अवश्य जानते हो क्योंकि यह कार्टन तुम्हारा है। इमरान बोला, साहब, इसका क्या सबूत कि टीबी का डिब्बा मेरा ही है? कोई और भी तो हो सकता है। कोई और भी तो टीबी के इस डिब्बे में लाश भरकर फेंक सकता है। सोनी जी ने कहा, इसका भी मेरे पास सबूत है। इस पर जो सीरियल नंबर पड़ा है उससे मैंने पता कर लिया है। इस सीरियल नंबर की रसीद तुम्हारे ही नाम कटी है और इस पर जो सीरियल नंबर पड़ा है वही सीरियल नंबर तुम्हारे टीबी का भी है जिसे मैंने तुम्हारे घर से जब्त किया है, दिलीप सोनी ने कहा। इसके बावजूद इमरान यह बात मानने को तैयार नहीं था कि डिब्बे में मिली लाश वाली महिला की हत्या उसने की है। मजबूरन पुलिस को थोड़ी सख्ती करनी पड़ी, तब कहीं जाकर उसने सच्चाई उगली। इसके बाद उसने मृतका का नाम ही नहीं बताया बल्कि उसकी हत्या की पूरी कहानी सुना दी। पता चला कि उस हत्या में उसका एक दोस्त अफगान भी शामिल था। इसके बाद पुलिस ने छापा मारकर उसके घर से उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने उस महिला की हत्या की जो कहानी सुनाई वह कुछ इस प्रकार थी। मृतका का नाम लीला कीर था। वह मध्य प्रदेश के इंदौर के राला मंडल मोहल्ले की रहने वाली थी। उसके पिता की मौत हो चुकी थी। उसका कोई भाई या बहन नहीं था। उसका जो कुछ थी सिर्फ मां थी, जो मेहनत मजदूरी करके इसी तरह उसे पाला पोसा था। और जब वो शादी लायक हुई तो मां ने उसकी शादी जिला देवास के गांव बरोठ के रहने वाले राम सिंह कीर से कर दी। दुर्भाग्य से शादी के कुछ महीने बाद ही लीला के पति की मौत हो गई। ससुराल में सहारा न मिलने पर वो फिर मां के पास इंदौर आ गई। बूढ़ी होने के वजह से मां अब पहले की तरह काम धंधा नहीं कर पाती थी, इसलिए अब उसे बेटी बोझ लगने लगी थी। वो उसका खर्च नहीं उठा सकती थी।
इसलिए उसने बेटी से कोई काम करने के लिए कहा। काम की तलाश में लीला निकली तो उसे पुलिस पत्रिका में काम मिल गया। लीला घर से ऑफिस तक टाटा मैजिक से आती जाती थी। उसे नौकरी पर आने जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। एक दिन ऑफिस जाते समय उसने अपनी परेशानी टाटा मैजिक चलाने वाले इमरान को बताई तो इमरान ने उसे इंदौर के मोहल्ला खजराना में एक किराए का कमरा दिलवा दिया। इसके बाद इमरान अक्सर लीला से मिलने उसके कमरे पर जाने लगा और जरूरत पड़ने पे उसकी मदद भी करने लगा। इमरान ने लीला से खुद को कुंवारा बताया था, इसलिए इमरान के एहसानों तले दबी लीला उसकी ओर आकर्षित होने लगी। वैसे भी लीला अकेली थी, इसलिए उसे एक मजबूत सहारे की जरूरत थी, क्योंकि माँ का घर छोड़ने के बाद माँ ने उसकी कोई सुध नहीं ली थी। उसने कभी यह पता नहीं किया कि जवान बेटी कहाँ है और क्या कर रही है। इसकी वजह शायद यह थी कि वो खुद भी बूढ़ी थी और उसका कोई सहारा नहीं था। इमरान जवान भी था और ठीक ठाक कमाता भी था, इसलिए लीला ने उसे अपना सहारा बनाने का निर्णय ही नहीं बल्कि खुद को उसके हाथों में सौंप भी दिया। इसके बाद इमरान उसी के साथ पति की हैसियत से रहने लगा और उसके सारे खर्च उठाने लगा, लेकिन दोनों ने शादी नहीं की। यह एक तरह से समझौता का संबंध था। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन कुछ दिनों बाद इमरान अक्सर रात को गायब रहने लगा। पूरी पूरी रात इमरान के गायब रहने से लीला को शंका होने लगी। पति की मौत के बाद लीला जब से इस नौकरी में आई थी काफी अनुभवी हो गई थी। उसे इमरान पर संदेह हुआ तो वह पता करने लगी कि आखिर आए दिन इमरान जाता कहाँ है। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने एक दिन उसका पीछा किया तो इमरान की असलियत सामने आ गई। वो इंदौर के ही रोशन नगर जाता था, जहां उसकी पत्नी और बेटा रहता था। जब लीला को पता चला कि इमरान शादीशुदा ही नहीं बल्कि एक बेटे का बाप भी है, तो उसने उसे आड़े हाथों लेते हुए कहा, मैंने तुम पर विश्वास करके अपना सब कुछ सौंप दिया, जबकि तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम शादीशुदा ही नहीं बल्कि एक बच्चे के बाप भी हो, इसके बावजूद तुम मुझे शादी का झांसा देते रहे। इमरान ने कहा, मैंने तुम्हें झांसा नहीं दिया बल्कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हम 4 शादियां कर सकते हैं। जिस दिन तुम कहो उस दिन मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। निकाह करके तुम मेरे साथ ही रहना। इमरान ने लीला को समझाते हुए कहा, लेकिन यह लीला को मंजूर नहीं था। वो साझे का पति नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कहा, मुझसे शादी करने से पहले तुम्हें अपनी पत्नी को तलाक देना होगा। इमरान ने लीला को बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कहा, तुम्हें जो भी फैसला लेना है अभी लो, वरना मैं जहर खा लूंगी और तुम्हें फंसा दूंगी। परेशान इमरान ने कहा, लीला मुझे कुछ दिनों की मोहलत दो, मैं सोच विचार कर बताता हूँ। इस पर लीला भड़क उठी, इसमें सोचना विचारना क्या है? तुम अपनी बीवी को तलाक दो और मुझसे शादी करो, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इमरान चाहता था कि लीला उसकी पत्नी और बच्चे के साथ रहे, इसके लिए वो लीला को समझाता रहा, लेकिन लीला इसके लिए तैयार नहीं थी। जब लीला ने देखा कि इमरान अपनी बीवी को तलाक देने को तैयार नहीं है, तो उसने सचमुच में जहर खा लिया। लीला की इस हरकत से इमरान घबरा गया। वो फंस सकता था, उसे बचाव का कोई उपाय नहीं सूझा, तो उसने भी जहर खा लिया। इत्तेफाक से उसी समय इमरान का दोस्त अफगान उर्फ बादशाह शेख वहां आ गया। इमरान और लीला फर्श पर पड़े थे, उनके मुंह से झाग निकल रहा था। उनकी हालत देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि इन्होंने जहर खा लिया है। दोनों की हालत देखकर अफगान घबरा गया, लेकिन उसने होश नहीं खोया। जल्दी से एक वैन लेकर आया और दोनों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों के अथक प्रयास से इमरान और लीला बच गए। दोनों ने जहर खाया था, इसलिए मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन दोनों ने पुलिस के पूछताछ में बयान दिया कि उन्होंने गलती से जहरीली चीज खा ली थी। अपने इस बयान से दोनों कानूनी शिकंजे में फंसने से बच गए। दोनों स्वस्थ हो गए तो अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन लीला ने इमरान के साथ जाने से मना कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान अफगान ने जिस तरह लीला और इमरान की सेवा की थी, उससे लीला को
उस पर काफी विश्वास हो गया था। इसलिए जब इमरान के साथ जाने से मना किया तो अफगान ने कहा जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक वो उसके घर चलकर रहे। लीला उसके घर जाने को तैयार हो गई। अफगान के साथ जाने में उसे इसलिए भी किसी तरह का डर नहीं था क्योंकि अफगान शादीशुदा था। लेकिन यह बात इमरान को खलने लगी। वह लीला को अपने घर चलकर रहने को कहता रहा, लेकिन लीला अब उसके घर अपनी शर्त पर ही जाना चाहती थी। यही नहीं, वो उस पर पत्नी को तलाक देकर शादी करने के लिए दबाव भी डाल रही थी। इमरान ने अफगान से लीला को मनाने के लिए कहा तो उसने साफ साफ कह दिया कि यह उन दोनों का व्यक्तिगत मामला है, इसमें वो कुछ नहीं कर सकता। दोस्त अफगान की इस बात से इमरान को लगा कि शायद अफगान भी नहीं चाहता कि उसका लीला से समझौता हो जाए। इस बात को लेकर इमरान अफगान से नाराज हो गया और उनके रिश्ते में दरार आ गई। उसने अफगान से मिलना जुलना बंद कर दिया। लीला से उसका मिलना जुलना पहले ही बंद हो चुका था। अफगान उर्फ बादशाह खान फिरदौस नगर में रहता था। वो प्रॉपर्टी का काम करता था। उसकी कमाई इमरान से बहुत ज्यादा थी, इसलिए लीला को उसके यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं थी। वह आराम से अफगान के यहाँ रह रही थी, लेकिन लीला के लगातार रहने से अफगान की नीयत उस पर खराब होने लगी। जबरदस्ती वो कर नहीं सकता था क्योंकि घर में पत्नी थी। वो लीला पर डोरे डालने लगा। लीला ने उसके मन की बात भांप ली, लेकिन उसने उसे लिफ्ट नहीं दी क्योंकि वो सचमुच इमरान से प्यार करती थी। मौका मिलने पर उससे मिलती भी थी और मन की बात भी उससे कहती रहती थी। इमरान भी उसे रखना चाहता था, लेकिन वो पत्नी की वजह से साथ रहने को तैयार नहीं था। जब अफगान को लगा कि उसकी दाल गलने वाली नहीं है, यानी लीला से उसकी इच्छा नहीं पूरी हो सकती, तो वो इमरान से मिला और कहा कि उसे जो भी करना है जल्दी करे और लीला को ले जाए। इमरान अफगान से काफी नाराज था और उसके घर बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, लेकिन अफगान खुद चलकर उसके पास आया था, इसलिए उसकी नाराजगी कम हो गई थी। अफगान के घर जाकर इमरान ने लीला से अपने साथ चलने के लिए कहा तो उसने अपनी वही पुरानी शर्त रख दी, इसलिए कोई फैसला नहीं हो सका। तब इमरान लीला को आश्वासन देकर चला आया। अफगान की नीयत लीला पर खराब हो चुकी थी। अब वह मौके की तलाश में था। आखिर उसे तब मौका मिल गया जब पत्नी बच्चे को लेकर कुछ दिनों के लिए मायके चली गई। घर में लीला को अकेली पाकर अफगान ने उसे दबोच लिया। लीला ने विरोध किया तो अफगान तिलमिला उठा। लीला ने शोर मचाने की बात कही तो उसने उसका मुंह दबा दिया। लीला को बचाव का कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अफगान के हाथ में दांतों से काट लिया। दर्द से तिलमिलाए अफगान ने अपना हाथ छुड़ाने के लिए दूसरा हाथ उसके गले पर रखकर दबा दिया। फिर अफगान का हाथ तभी छूटा जब लीला अचेत हो गई। हाथ छूटने पर अफगान ने गौर से देखा तो पता चला कि लीला मर चुकी है। लीला की मौत पर अफगान का गुस्सा शांत हो गया, लेकिन वो घबराया नहीं। उस हालत में भी वह अपनी वासना को दबा नहीं पाया और लीला की लाश के साथ अपनी वासना को शांत किया। वासना शांत होने के बाद उसने लीला की लाश को चादर में लपेटकर पलंग के नीचे खिसका दिया। इसके बाद वो लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगा। तभी उसके दिमाग में आया कि कल इमरान को इस बारे में पता चलेगा तो वह बखेड़ा खड़ा कर देगा और वह पकड़ा जाएगा। इसलिए इस मामले में उसने इमरान को भी शामिल करने का विचार किया। उसने इमरान को फोन करके तुरंत अपने घर बुलाया। इमरान के आने पर अफगान ने कहा, देख भाई, मैंने जो किया है उसे सुनकर तू चौंकेगा जरूर, लेकिन उसमें फायदा तेरा ही है। तू लीला को लेकर परेशान रहता था ना, मैंने उसे खत्म कर दिया। अब तू उसकी लाश ठिकाने लगाने में मेरी मदद कर। क्या तूने उसे मार डाला? इमरान ने हैरानी से पूछा। मारता ना तो क्या करता उसको? वो हमारे बीच दरार पैदा कर रही थी, इसलिए उसे मारकर मैंने अपने बीच की उस बला को खत्म कर दिया। वो तेरे लिए भी परेशानी बनी हुई थी। अब तू बीबी के साथ आराम से रह, क्योंकि तुझे तेरी बीबी से अलग कराने वाली खत्म हो गई। अफगान ने कहा, जो होना था वो हो चुका था। इमरान लीला से प्यार तो करता था, लेकिन इधर उसने उसे परेशान कर दिया था, इसलिए वो भी उससे छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगा था। शायद यही सोचकर कि चलो किसी तरह पीछा छूटा,
वह लाश ठिकाने लगवाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद दोनों इस बात पर विचार करने लगे कि लाश को कैसे और कहां ठिकाने लगाया जाए। काफी सोच विचार के बाद इमरान ने कहा, मेरे पास टीवी का एक बहुत बड़ा कार्टन रखा है, लाश को उसी में भरकर मौका मिलने पर रात में कहीं फेंक आएंगे। तो क्या मौका मिलने तक इस लाश को घर में ही रखना होगा? अफगान ने पूछा। वह तो करना ही होगा, जल्दबाजी में कहीं पकड़े गए तो? इमरान ने कहा। मौके की तलाश में लाश सड़ने लगी तो इसकी बदबू से पोल खुल जाएगी, अफगान ने कहा। इस बात ने इमरान को चिंता में डाल दिया। अगले दिन कुछ करने का आश्वासन देकर इमरान अपने घर चला गया। रात भर वो इसी बात पर विचार करता रहा। अगले दिन उसने घर से टीवी का कार्टन लिया और बाजार जाकर तेज खुशबू वाला इत्र खरीदा। इसके बाद अफगान के घर पहुंचा। अफगान की मदद से उसने चादर में लिपटी लाश कार्टन में भरी और उस पर साथ लाया इत्र छिड़क कर कार्टन को इस तरह पैक कर दिया कि अंदर की बदबू बाहर ना आ सके। अगले दिन रात के समय जब सन्नाटा पसर गया तो इमरान अपनी टाटा मैजिक लेकर आया और लाश वाले कार्टून को उस पर रखकर बाईपास रोड पर पहुंच गया। अफगान साथ था ही, उसकी मदद से उसने लाश वाले कार्टन को वहां खाली पड़ी जगह में उतार दिया और घर आ गया। लीला की लाश को ठिकाने लगाकर दोनों निश्चिंत हो गए। वे रोज अखबार पढ़ते थे कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर पाई तो वे निश्चिंत हो गए। जब उन्हें पता चला कि पुलिस ने इस मामले की फाइल बंद कर दी है तो दोनों ने इत्मीनान की सांस ली। उन्हें विश्वास हो गया कि अब वे बच गए। लेकिन 3 सालों बाद जब इस मामले की फाइल क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी दिलीप सोनी के सामने आई तो उन्होंने उस कार्टून की मदद से, जिसमें लाश भरकर फेंकी गई थी, इमरान और अफगान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्यारों को पकड़ लिया और उनसे हत्या की पूरी कहानी भी जान ली। लेकिन इतने से काम नहीं चल सकता था। उन्हें एक ऐसा गवाह चाहिए था जो मृतका की शिनाख्त कर सके और उसके संबंध इमरान से थे वो साबित कर सके। मृतका इमरान के संपर्क में आने से पहले पुलिस पत्रिका में काम करती थी। दिलीप सोनी ने उसके ऑफिस को खोज निकाला। उसका ऑफिस इमली बाजार में था। पुलिस पत्रिका ऑफिस में काम करने वाली माया ने बताया, लीला मेरे साथ ही काम करती थी। वह इमरान और अफगान के संपर्क में थी। इमरान सभी से उसे अपनी बहन बताता था तो अफगान खुद को उसका जीजा बताता था, जबकि दोनों का लीला से प्रेम संबंध था। इस तरह तीनों ही अपने परिचितों को गुमराह करते हुए अपने अवैध संबंध छिपा रहे थे। वहां से नौकरी छोड़कर जाने के बाद लीला से मेरी मुलाकात नहीं हुई, यह बात माया ने बताया पुलिस को। इसके बाद पुलिस इमरान और अफगान को माया के सामने लेकर आई तो उसने दोनों को पहचान लिया। पूछताछ और सारे सबूत जुटाकर पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, आज की यही कहानी है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि सचेत करना है और जागरूक करना है। दोस्तों, कहानी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।